सुबह का समय था और रिया कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई थी, इसलिए वो बिना नाश्ता किए ही घर से निकलने वाली थी। तभी उसकी माँ सुषमा उसको आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे रिया बेटा, नाश्ता तो किया नहीं तुमने, कम से कम लंच तो लेकर जा। अरे ये लड़की भी सुनती नहीं है। माँ, मैं स्कूल नहीं जा रही, जो टिफिन लेकर जाऊँ मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगी मैं। अरे ये लड़की भी ना, मैंने सुबह उठकर तेरे लिए तेरा फेवरेट पोहा बनाया था और तू कैंटीन से खाने की बात कर रही है। अरे तेरे लिए सुबह से उठकर खाना बनाने में लगी हुई हूँ मैं, मेरी कोई इज्जत है भी या नहीं? ओह, पोहा, क्या बात है माँ, पहले बोलते तो मैं बिना बोले ही ले लेती। सुषमा जल्दी से एक लंच बॉक्स रिया को दे देती है और उसके बाद वो कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में जाने के बाद रिया अपनी दोस्त काजल के साथ बैठकर क्लास में लेक्चर ले रही होती है। तभी काजल अपने पेट से आने वाली भूख की आवाज को दबाते हुए बोलती है, यार रिया, बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। क्या करूँ? बैठी रहे चुपचाप, लेक्चर चल रहा है, मैम ने देख लिया ना तो बातें करते हुए पूरी क्लास के सामने बेइज्जती कर देंगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इसमें मैं क्या करूं? भूख तो बड़ी तेज लगी है यार, पेट में गुड़गुड़ ऐसे हो रही है मानो तीसरा विश्व युद्ध बाहर नहीं मेरे पेट में होने वाला हो। यार चुप कर जा, वो हमारी तरफ ही देख रहा है, अगर फिर भी चुप नहीं रह सकती तो मेरे बैग में लंच बॉक्स रखा है, निकाल के चुपचाप से खा ले और सर मत खाइयो फिर मेरा फेवरेट पोहा है उसमें। अरे वाह रिया, तू तो महान है मेरी दोस्त, मन करता है तेरे पैर धोकर पी जाऊं, लेकिन तू पैर भी तो साफ नहीं करती। हो गई बकवास, अब भूख नहीं लग रही है, खा लेना चुपचाप, भुक्कड़ कहीं की। काजल चुपके से रिया के बैग से लंच बॉक्स निकालकर खाने लगती है। पोहे की खुशबू बाकी बच्चों को भी आ जाती है, इसलिए काजल को खाता देखकर उसके बगल में बैठी एक लड़की भी पोहा खाने को मांगती है। काजल लंच बॉक्स उसके आगे पास करती है। ऐसे ही करते करते पूरी क्लास में रिया का पोहे से भरा लंच पास होकर खाली हो जाता है। फिर मैडम के जाते ही रिया काजल से लंच मांगती है, तो काजल खाली लंच बॉक्स उसे पकड़ाती है। ये देखकर रिया बोलती है, ये क्या बे, सारा पोहा अकेले ही खा गई, भुक्कड़ कहीं की, चुड़ैल कहीं की। यार मैंने नहीं, पूरी क्लास ने खाया है, वो थी ही इतनी अच्छी। रिया क्लास में सबकी तरफ देखती है तो सभी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए रिया को थैंक यू बोलते हैं, जिसके बाद बेचारे रिया को भूखे पेट ही रहना पड़ता है। शाम को कॉलेज से आकर वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज पोहा पड़ा है तो दे दो, कॉलेज में तो मेरे हाथ ही नहीं लगा, ना जाने मेरी दोस्त भी कितनी भुक्कड़ है। क्यों? इतना बड़ा लंच बॉक्स दिया था, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा? सुबह तो ना ले जाने के लिए कितना नाटक कर रही थी। वो मेरे हाथ लगेगा तब तो मेरा पेट भरेगा, चलो अब बातें ना बनाओ, मुझे पोहा ला कर दे दो। इसके बाद रिया सब कुछ अपनी माँ को बताती है, जिसके बाद वो बोलती है, अरे कोई नहीं, अब पोहा तो नहीं, चल तू दाल रोटी ही खा ले या फिर सब्जी रोटी खा ले। नहीं, मुझे पोहा खाना है, पोहा बना दो। रिया की आवाज सुनकर उसका भाई अजय कमरे से बाहर आता है और चिढ़ाते हुए बोलता है, जो पोहा बचा था ना, वो तो सारा का सारा मैं खा गया, इसलिए अब तो पोहा नहीं है, समझी तू? अब तुझे रोटी सब्जी ही खानी होगी। हाँ, तेरे जैसे कुत्ते का पेट भरने के लिए बहुत सारा खाना तो लगता ही होगा, इसीलिए मम्मी दोबारा बना दो। हाँ हाँ, मम्मी तो दोबारा बना देगी तेरे लिए, तू तो आलिया भट्ट हो रही है। मैंने अभी ना रोटी और दाल खाई है, तो तू भी वही खाएगी। और मम्मी, आपको कसम है मेरी, अगर आपने इसे दोबारा पोहा बना के दिया तो सोच लेना, मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो और इसकी सगी माँ हो। बकवास करेगा तो मुंह तोड़ दूंगी। और रिया सुबह ही पोहा बनाया था, अब तुझे नहीं मिला खाने को तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैंने जो बनाया है वो खा ले, वरना अपने आप पोहा बना ले। मेरे लिए तो प्यार ही नहीं है, सौतीली हूँ ना मैं खुद बना लूंगी पोहा। रिया रसोई में जाकर YouTube से देखकर पोहे बनाती है और बाहर आकर प्लेट में डालकर अपने भाई को चिढ़ाते हुए खाती है और उससे बोलती है, अरे वाह 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 रिया, क्या पोहा बनाया है तूने, मतलब लाजवाब। अरे लगता है 100 शेफ मरे होंगे तब तू पैदा हुएगी, तभी इतना स्वादिष्ट खाना बना लेती है तू। अच्छा बना है, अच्छा बना है। अबे अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बनना बंद कर, तारीफ तो तब होगी ना तेरी जब तू दूसरों को खिलाएगी। एक काम कर, मुझे खिला, मैं देख के बताता हूँ कि कैसी बनी है। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ चखने के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा ही बनाया है, ट्रायल के लिए। रिया अजय को चखने के लिए दे देती है, लेकिन वो प्लेट छीनकर भागते हुए पूरी प्लेट ही चट कर जाता है। ये देखकर रिया रोने लगती है और अजय उसके सामने प्लेट रखकर बोलता है, तू ना इसी लायक है, समझी अब तू? देख कमीने, रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ, 100 भूखे मरे होंगे
तब तू पैदा हुआ होगा। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब दोनों ही भाई बहन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं। तभी सुषमा वहाँ आकर दोनों को एक एक लगाती है और बोलती है, एक पोहे के लिए ऐसे लड़ रहे हैं, इंसान बन जाओ वरना अगली बार से खाना ही देना बंद कर दूंगी। तब भूखे मरते रहना तुम दोनों, समझे ना? अब दोनों अपनी माँ से डांट खाकर शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से रिया यूट्यूब से देखकर अलग अलग तरह के पोहे बनाने लगती। कभी मीठा पोहा, तो कभी तीखा, तो कभी और किसी स्टाइल में बनाकर वो अपने भुक्कड़ भाई को खिलाती रहती और खुद भी खाती थी। कुछ समय बाद रिया हर तरह का पोहा बनाना सीख जाती है। ऐसे एक दिन अजय अपने पूरे परिवार के साथ बैठा हुआ बोलता है, माँ, मैंने सोचा है मैं खुद का बिजनेस करूंगा, क्योंकि पापा भी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते हैं और मेरी पढ़ाई के बाद भी बहुत समय बच जाता है मेरे पास। मैं कुछ ना करूँ इससे तो अच्छा है ना कोई काम कर लेता हूँ, और अगर काम चल गया तो फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी कभी मुझे। गप्पे मारने के और लड़ने के कोई पैसे नहीं देता, समझा? इसके लिए हाथ पैर चलाना पड़ता है। हाँ हाँ माँ, और मारो और ताने मारो मुझे, और अगर आपके ताने कम पड़े ना तो विमला आंटी को बुला लो, वो भी ताने मारेंगी मुझे। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ तो भोंक लेना सही से कि बिजनेस करना चाहता है तू। बिजनेसमैन बनेगा। ये शक्ल कबाड़ी वाली से भी गंदी है और बिजनेसमैन बनेगा हम। हाँ बता, चल कर पाएगा ये काम तो मैं तुझ पर अपना पैसा बर्बाद कर दूं। माँ, मैं क्या सोच रहा था ना कि रिया की शादी कल को हो जाएगी, ये ससुराल चली जाएगी, उसके बाद ये हमारे किसी काम की नहीं रहेगी माँ। इसलिए मैंने सोचा है जितना जल्दी हो सके ना इसे काम करवा के नोट छाप लेते हैं। हाउ मीन, कमीने सगी बहनू तेरी, सौतेली नहीं। ठहर जा, तू मेरी लड़की को बेचेगा? शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? कुछ भी मतलब, बे क्या बोले जा रही है तू? बोलने से पहले सोच तो लिया कर। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ तुझे पोहे बनाना इतना अच्छा आता है तो एक काम करते हैं, तेरे कॉलेज के बाहर ना एक ना ठेला लगा लेते हैं पोहे का। उसके बाद ना हम पोहे बेचेंगे। और पता है ना तुझे कैंटीन का खाना कितना गंदा होता है, बच्चे खाते हैं ना तो बीमार पड़ जाते हैं। इससे अच्छा ना हमारे पोहे खाएंगे, मस्त हो जाएगा। पागल है क्या? मुझे पोहा खाने का शौक है, बनाने का नहीं। जब तूने ना बनाने के शौक में इतना अच्छा बनाना सीख लिया, तू अपने हुनर का इस्तेमाल कर ताकि तू पैसे कमा सके। और पता है तुझे, तू ठेले पे बैठेगी ना तो साथ साथ तू खुद भी खा पाएगी और पैसे भी कमा पाएगी। तुम दोनों भाई बहन ठेले वाले बनोगे? मुझे लगा ही था तुम दोनों ऐसा ही कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई तो दोनों के सर के ऊपर से जाती है। मैं नहीं करूँगी ये। अपने ही कॉलेज के सामने पोहा बेचूंगी तो लोग सोचेंगे कि हमारे घर भुखमरी फैली है जब मैंने ठेला खोल लिया। रिया मना करके अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अजय उसको कई दिनों तक हाथ पैर जोड़कर मनाता रहता है, जिसके बाद बेचारी को अपने भिखारी भाई के लिए मानना पड़ता है। और फिर वो छोटे से पोहे की दुकान को खोलकर अपनी नई दुकान की शुरुआत करते हैं। पहले दिन कॉलेज के बाद पोहे की दुकान देखकर सभी बच्चों की भीड़ वहाँ पर जमा हो जाती है। ये देखकर रिया और अजय बहुत खुश होते हैं। इसके बाद रिया जल्दी जल्दी सबके लिए पोहा बनाकर दे देती है। सबको पोहा बहुत पसंद आता है। शाम तक उनका सारा पोहा खत्म हो जाता है। तभी काजल वहाँ पर आकर बोलती है, रिया, मुझे भी पोहा खिलाना अपनी दुकान का। यार खुशबू तो अच्छी आ रही है। सॉरी काजल, पोहा तो खत्म हो गया, तुम लेट हो गई, कल खा लेना, आज तो कुछ भी नहीं बचा। पर मुझे भूख तो अब लगी है और मुझे पोहा पसंद है, तू तो जानती है ना। ओहो, तो क्या हुआ, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, ये तुम्हें वहीं बना के खिला देगी। वाओ अजय, ये आइडिया बहुत मस्त है। तो चलो मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ, वहाँ पोहा खा लूंगी। दीदी, मैं काजल को बाइक से ना लेकर जा रहा हूँ घर, आप ना रिक्शे से आ जाना, ठीक है? चले काजल। हाँ अजय। अजय रिया को छोड़कर काजल को घर ले जाता है और बेचारी रिया को रिक्शे से घर आना पड़ता है, जहाँ वो अजय से बदला लेने के लिए काजल के लिए पोहा बनाने से मना कर देती है। जिसके बाद अजय बोलता है, मेरी प्यारी बहनिया, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, बना दे। अरे काजल के सामने बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बना देना। बेटा, तेरे कहने पर मैंने पोहा बनाने का काम किया और तू लड़की के चक्कर में बहन को भूल गया। जा, अब नहीं बनाती मैं पोहा। रिया के इतना कहते ही अजय और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं। ये देखकर काजल डर जाती है, लेकिन तभी सुषमा उसके पास आकर बोलती है, बेटा आजा, तुझे मैं पोहे बनाकर खिलाती हूँ, इनका तो ये रोज का है। कुछ देर में सुषमा सबके लिए पोहा बनाकर लाती है और काजल के साथ साथ अजय और रिया भी अपनी टूटी फूटी हालत में पोहा खा रहे होते हैं। जिसके बाद रिया बोलती है, मैं नहीं बनाऊंगी पोहा, मुझे बस खाना बनाना पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं बस मैं खाना ही बनाती रहूं अब। हाँ देवी, तू बस खा ले, कोई जरूरत नहीं है बनाने की।
इतना सुनकर अजय का मुंह लटक जाता है क्योंकि बेचारे का बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो चुका था। इसी के साथ रिया को पोहा बनाना तो आता था, लेकिन उसको खाने का ज्यादा शौक था, बनाने का नहीं। इसलिए उसने बनाने का काम अपनी माँ के ऊपर ही छोड़ दिया और खुद सिर्फ खाना ही जारी रखा, जिसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। नैना एक बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की लड़की थी, जो किसी को ना पलटकर जवाब देती और ना ही किसी बात का बुरा मानती। एक दिन नैना अपनी ननद रश्मि के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी रश्मि बाहर से आती है और अपनी भाभी को कमरे में देखकर अपनी माँ माला को बुलाती है। माँ ये देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाभी मेरे कमरे में जाने के बाद आती है और तभी मेरे कमरे में मेरा सामान भी गायब होता है। आज तो मैंने भाभी को रंगे हाथ ही पकड़ लिया है। ये आप क्या कह रही हो ननद जी? मैं भला आपके कमरे से कुछ भी क्यों चुराऊंगी? अपने घर से चोरी करना ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात होगी ननद जी। भाभी अब आप भोली भाली बनने की कोशिश मत करो। मैं आपकी सच्चाई से अच्छे से वाकिफ हूँ। खुद तो एक गरीब परिवार से उठकर यहाँ आ गई हो और यहाँ आकर भी चोरी करना शुरू कर दिया। सच सच बताओ, यहाँ से सारा सामान चोरी करके आप अपने मायके भेजती हो ना? नहीं ननद जी, मैं आपके कमरे में बस इसलिए आई थी क्योंकि पूरा घर साफ कर दिया, लेकिन बस आपके कमरे में ही झाड़ू नहीं लगाई थी और ना ही सफाई हुई थी। मैं बस सफाई करने ही आई थी। हाँ बहू, जब से तू इस घर में आई है तब से तो तू घर की सफाई ही कर रही है। रोज कुछ ना कुछ हमारे घर से गायब ही हो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने ही घर में चोरी करते हुए? माँ जी, आप भी मुझ पर ऐसे गलत और झूठे इल्जाम लगा रही हो। मेरी बात का विश्वास करो, मैं कोई चोरी करने नहीं आई थी यहाँ। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। माँ, भाभी ऐसे सच नहीं बोलने वाली है। हमें भाभी की तलाशी करनी होगी, तभी सच सबके सामने आएगा। नहीं, ये तो बहुत चालाक है। अब तक तो इसने यहाँ से सामान अपने माँ के घर भी भिजवा दिया होगा। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ अभी भी जिंदा हूँ। इन जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है मुझे अच्छे से आता है। ये अपने ही घर में चोरी करके खुद को क्या समझती है कि कभी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन कोई नहीं, आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद ये चोरी करना ही भूल जाएगी। माला और रश्मि दोनों मिलकर नैना को बहुत ज्यादा मारते हैं। नैना को काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो ये सारी बातें अपने पति या अपनी माँ को नहीं बताती। ऐसे ही कई बार नैना की अपने ही घर में कई बार बेइज्जती होती है। उसके अपने घर वाले ही नैना को नीचा दिखाते। कुछ दिनों बाद नैना का पति रोहन नैना को कुछ कागज देता है। नैना, ये मेरे बहुत ही जरूरी कागज है और कल मेरी मीटिंग है ऑफिस में, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि ये कागज इधर से उधर नहीं होने चाहिए। तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना। आप ये कागज माँ को ही दे दीजिए ना। आपको तो पता है ये सब मुझसे नहीं संभाला जाता, फिर भी आप इतने जरूरी कागज मुझे ही रखने को दे रहे हो। अरे यार नैना, कल सुबह मुझे ऑफिस जल्दी जाना है और अब माँ को सुबह सुबह उठाना अच्छा नहीं लगेगा ना। और बस इसलिए ये पेपर्स ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ संभालने के लिए। अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं संभाल कर रख दूंगी। नैना और रोहन की सारी बातें रश्मि और माला सुन लेते हैं। माँ, आपने सुना ना अभी भैया ने इस लड़की से क्या कहा? हाँ मैंने सुना, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा। बल्कि ये सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये लड़की अब मेरे बेटे को पूरे अपने वश में करना चाहती है। देख रही है कैसे मेरे ही बेटे ने अपने जरूरी कागज मुझे देने से ज्यादा जरूरी इस लड़की को देना सही समझा। हाँ माँ, मैंने सब देखा और सच कहूँ तो ये अच्छा हुआ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। रश्मि इतना कहकर अगले ही दिन अपनी माँ के साथ मिलकर सुबह सुबह अलमारी से रोहन के जरूरी कागजात निकाल कर छुपा देती है। जब रोहन वो जरूरी कागजात नैना से मांगता है और नैना को वो नहीं मिलते तो रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यार नैना, मैंने तुम्हें एक काम दिया था कि ये कागज को आराम से रखना संभाल के, लेकिन तुमसे वो तक नहीं हुआ। तुम खुद अनपढ़ हो, इसलिए तुम्हें इतने जरूरी कागज के बारे में कुछ नहीं पता है।
मैं सच कह रही हूँ रोहन, वो कागज मैंने संभाल कर अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अलमारी से कहाँ चले गए ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। कितना झूठ बोल रही है ना भाभी आप। और नहीं तो क्या, साफ साफ झूठ ही है। अरे जब मेरे बेटे ने वो कागज तुझे रखने को दिए थे तो वो कहाँ जा सकते हैं। तू इतनी भी भोली नहीं है जितनी बनने की कोशिश कर रही है। भाभी आप भैया और हमसे किस बात का बदला ले रही हो? भैया तो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इस घर की बहू बनाया उन्होंने, फिर भी आप भैया के बारे में ना सोचकर बस अपने बारे में सोचती रही। सच में ये बहुत गलत किया आपने। आपको तो शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। आप लोग इससे ये बातें बोल के अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि इसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है? और ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। नैना की सास और ननद दोनों नैना को नीचा दिखाने का एक भी मौका जाने नहीं देते थे, और इस बार तो वो दोनों इतना कर देते हैं कि अब रोहन भी उनकी तरफ से कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद माला सीढ़ियों से आ रही थी और नैना को वहाँ से आते हुए देखकर खुद गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर वहाँ पड़ोसन आती है। अरे क्या हुआ है माला? मेरी बहू मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सीढ़ियों से गिरा दिया। माँ जी आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने आपको कब गिराया सीढ़ियों से? आप तो खुद गिरी हो। नैना बहू तू बस कर जा। यहाँ तेरी सास जमीन पर गिरी पड़ी है और अब भी तुझे अपनी सास की ऐसी हालत में सहारा देना याद नहीं आया, बल्कि बहस करना याद आया है। बार बार अपनी सास और ननद के अत्याचार से नैना बहुत परेशान हो जाती है। रात में सोते हुए वो खुद से बात करती है। जब यहाँ मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है तो मैं यहाँ क्यों ही रहूं? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। नैना रात भर रोती रहती है और रोते रोते सो जाती है। तभी नैना के सपने में नौ दुर्गा माता आती हैं। पुत्री तुम निराश मत हो, इस नवरात्रे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। जिसने तुम्हें सताया है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर माँ दुर्गा गायब हो जाती है और 2 दिन बाद नवरात्रि का पहला दिन आता है और तभी घर पर इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं जो उनके घर को ताला लगाने आए थे। हाय मेरा घर, इतनी मेहनत से इसके पिताजी ने घर बनाया था अब पता नहीं क्यों इस घर पर ताला लगाया जा रहा है। रोहन बेटा कुछ कर, इस घर पर ताला मत लगने दे। माँ मैं क्या करूँ? अरे पिताजी ने कर्जा लिया था घर के नाम पे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, लेकिन ये लोग फिर भी कुछ नहीं कर सकती। आप लोग यहाँ गलत समय पर आए हैं। अब भी हमारे पास 10 साल है कर्ज चुकाने के लिए। जरा पूरी जानकारी के साथ आइएगा। नैना की बात सुनकर वो लोग चले जाते हैं। ये देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही पूरे 9 दिन बहू में दुर्गा माता आती है और रोज ऐसा कुछ अनोखा होता है जिसे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दशहरे का दिन आता है तो माला और रश्मि फिर नैना को सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार नैना किसी की नहीं सुनती। वहाँ पड़ोसन रोहन सब थे। तभी नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप सबको लगता है हर बार मैं ही गलत होती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मेरी सास और ननद है, हर बार वो मुझे नीचा दिखाती रहती है, मेरा अपमान करती रहती हैं। नैना ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? और अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मैंने अब तक कुछ नहीं बोला तो सबने मेरी खामोशी का फायदा उठाया। रोहन, उस दिन जब तुम्हारी फाइल नहीं मिल रही थी तो वो फाइल मैंने नहीं बल्कि इन दोनों ने गायब की थी। और उस दिन जब माँ जी सीढ़ियों से गिरी थी तो भी मैंने नहीं गिराया था, बल्कि वो जानबूझकर गिरी थी ताकि लोग मुझे ही सुनाएं। माँ, रश्मि, आप दोनों मेरी पत्नी के साथ ये सब कर रहे थे? और अब तक जिसने भी मेरे साथ गलत करना था वो कर लिया है, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी, क्योंकि जिस तरह से 9 रूप माता रानी के होते हैं वैसे ही बहू में दुर्गा माँ दोबारा आ सकती है। बहू में आई दुर्गा माँ को देखकर वहाँ सब हैरान रह जाते हैं और फिर
सब ठीक हो जाता है। पूनम आराम से सो रही होती है। तभी दबे पांव पूनम की सास उमा उसके कमरे में आती है और दराज में रखे पैसों से भरी गुल्लक उठाकर वहां से चली जाती है। एक दिन पूनम साड़ी लेने के लिए दुकान पर जाती है और दुकान वाले भैया से कहती है, भैया एक अच्छी सी साड़ी दिखा दो। मैडम जी, साड़ी दिखाना ही तो मेरा काम है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको ऐसी साड़ी दिखाता हूँ जिसे देखकर आपका भी मन यही कहेगा, ये साड़ी तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। दुकान वाला एक साड़ी लाता है और पूनम को दिखाते हुए बोलता है, ये देखिए मैडम, ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। भैया ठीक तो है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, कोई अच्छी दिखाओ ना। भैया वो देखो, वो अच्छी लगी है, एक बार जरा वो दिखाना। मैडम जी, वो जरा महंगी है। भैया दिखाओ तो सही, देखने के बाद ही तो लेने का सोचूंगी ना। पूनम के कहने पर दुकान वाला उसे वो साड़ी दिखाता है और वो साड़ी पूनम को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। भैया ये कितनी प्यारी साड़ी है, कितने की है? मैडम 10,000 की है ये साड़ी। 10,000? भैया 10,000 की साड़ी कौन पहनता है? अरे ये तो बहुत ज्यादा सस्ती है। लोग तो लाखों की साड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन आपको तो ये पसंद आ गई ना, तो चलिए मैं इसे पैक कर देता हूँ। नहीं नहीं भैया, इसे पैक क्यों करना? अरे मैं तो बस 500-600 की साड़ी लेने आई थी, इतनी महंगी साड़ी लेने लायक तो पैसे ही नहीं है। रहने दीजिए भैया, कोई बात नहीं। जब लेना ही नहीं होता तो बोलती ही क्यों हो? औकात होती नहीं है साड़ी लेने की और चले आते हैं मुंह उठाकर। अपनी हैसियत देके दुकान में जाया करो। भैया आप ये कैसे बोल रहे हो? मैंने बस एक साड़ी देखने को ही तो मांगी थी। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये साड़ी क्यों नहीं लेती? अब क्या देखने के भी पैसे लोगे आप? जब आपको कुछ लेना ही नहीं था तो आपने मेरा टाइम क्यों खराब किया? आपको पता है आपकी वजह से मेरा कितना समय खराब हुआ है? आपके पूरे खानदान ने भी कभी इतनी महंगी साड़ी देखी है? आप जाइए यहाँ से और मेरा और दिमाग खराब मत कीजिए। पूनम को उस दुकान वाले की बातें बहुत ज्यादा बुरी लग जाती हैं और वो मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ जाती है। पूनम को ऐसे उदास देखकर पूनम का पति दीपक और सास उमा आते हैं और उमा कहती है, बहू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तू कुछ उदास सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? माँ जी, मैं एक दुकान पर गई थी जहाँ मैंने एक बहुत अच्छी साड़ी देखी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा ही महंगी थी और दुकान वाले ने मुझे जलील करके भगा दिया। कितनी महंगी थी जो दुकानदार ने तुम्हें दुकान से निकाल दिया? 10,000 की थी। माँ जी, दीपक जी, आप मुझे वो साड़ी दिला दो ना, मेरा बहुत मन है वो साड़ी पहनने का। कुछ महीने बाद मेरा जन्मदिन भी आएगा, मैं तब वो साड़ी पहनना चाहती हूँ। बहू क्या मांग रही है, तुझे पता है ना? अरे हम अपने घर का पूरा सामान भी बेच देना तब भी 10,000 रुपए जमा नहीं होंगे और तुझे 10,000 की साड़ी चाहिए? माँ सही कह रही है, ये इतनी महंगी चीजें ये हम गरीबों की बस की बात नहीं है। आप लोग क्या मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? बस 10,000 की साड़ी तो है वो। अगर खुशी 10,000 रुपयों में आग लगाने से मिलेगी तो बहू दुखी ही रह। पूनम की सास और पति दोनों ही पूनम की मदद करने से मना कर देते हैं। ये देखकर पूनम को और भी ज्यादा ठेस पहुंचती है। जिसके बाद अगली सुबह पूनम जल्दी से घर का सारा काम करती है और फिर अचार पापड़ बनाने लग जाती है। उमा की जब आँख खुलती है और वो अपनी बहू को अचार पापड़ बनाते हुए देखती है तो उमा अपनी बहू से कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? माँ जी, अब आप लोग तो मुझे वो 10,000 वाली साड़ी दिलाने से रहे, तो मुझे खुद ही अपने लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैं अचार पापड़ बनाकर लोगों में बेचा करूँगी। पूनम अचार पापड़ का ही नहीं बल्कि लोगों के कपड़े सिलने का काम भी शुरू कर देती है। 1 महीने बाद पूनम के पास 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं और पूनम उन पैसों को गुल्लक में डालती है। ये देखकर दीपक कहता है, अपने लिए एक साड़ी लेनी है और तुम इतनी मेहनत कर रही हो, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ बहू, तू अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए पति का खून जलाने के बजाय खुद मेहनत कर रही है। सच में ये देखकर काफी खुशी हुई हमें। पूनम को मेहनत करते हुए देखकर उमा और दीपक दोनों को ही काफी अच्छा लगता है। इसलिए अब वो दोनों भी पूनम के छोटे से बड़े काम में बहुत मदद करते हैं। कुछ महीनों में पूनम के पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं और उसी शाम जब दीपक काम से घर लौटा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पैर टूट जाता है। लोगों की मदद से जब दीपक घर आता है तो पूनम और उमा दोनों दीपक को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और पूनम बोलती है, ये आपको इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? वो बस किसी ने पी रखी थी और उसी के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अभी मुझे अपनी चोट से ज्यादा घर की टेंशन है। घर की टेंशन? लेकिन घर तो ठीक ही है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? घर तो ठीक है लेकिन मेरी एक टांग टूट चुकी है और अब मैं काम पे कैसे जाऊंगा?
काम पे नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज से पहले मैं इतना लाचार कभी नहीं हुआ था। बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू जितना परेशान रहेगा तेरी तबीयत उतनी ही खराब होगी। माँ, परेशान ना रहूं तो क्या करूं? मेरा पाँव टूट चुका है, घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है, और मैं घर पे बैठ जाऊंगा तो काम कौन करेगा? घर कैसे चलेगा? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैंने भी तो सिलाई की है, अचार पापड़ बनाए हैं, मुझे उससे कुछ पैसे मिलते थे और उससे हम घर का खर्चा चलाएंगे और आपकी दवाई भी लाएंगे। लेकिन वो पैसे, वो तो तुम अपनी सारी के लिए जमा कर रही थी ना। मैं उन पैसों को हाथ नहीं लगा सकता, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। आप सही कह रहे हो, अब से आप जो भी पैसे लाओगे वो माँ जी मुझे मत देना। हम कैसे हाथ लगा सकते हैं उन पैसों को? ऐसी बात नहीं है पूनम। हाँ तो अगर ऐसी बात नहीं है तो आप चुप हो जाइए और उन पैसों को अब घर के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। पूनम अपने जमा किए हुए पैसे घर के खर्च में लगा देती है। कुछ दिनों बाद दीपक का पैर ठीक हो जाता है और वो वापस से काम पर जाने लग जाता है। अब फिर पूनम अपनी साड़ी के लिए पैसे जमा करने लग जाती है। अब पूनम अपने जन्मदिन से एक दिन पहले सारे पैसे गिनती है और रोने लग जाती है। तो वहाँ उमा और दीपक दोनों आते हैं। तो दीपक कहता है, क्या हुआ पूनम, तुम रो क्यों रही हो? मेरा कल जन्मदिन है और ये बस 9,000 हुए हैं, 1,000 कम है। इसका मतलब मैं अपने जन्मदिन पर वो महंगी साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। बहू तू रो मत, अब जो किस्मत में लिखा होता है वो बदल थोड़ी सकते हैं। पूनम को बहुत रोना आता है और वो रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह जब पूनम उठती है तो बिना गुल्लक पर ध्यान दिए सारा काम करने लग जाती है। कुछ देर बाद पूनम का ध्यान उस जगह जाता है जहाँ गुल्लक रखा होता है, तो वहाँ गुल्लक नहीं होता। माँ जी, दीपक जी, मेरा गुल्लक चोरी हो गया, मेरा गुल्लक ही नहीं है यहाँ पर। पूनम के रोने की आवाज सुनकर उमा और दीपक दोनों वहाँ आते हैं। क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरा गुल्लक चोरी हो गया। पूनम तुम चिंता मत करो, अरे यहीं कहीं होगा तुम्हारा गुल्लक। कहीं भी नहीं है। एक काम कर बहू, तू जा नहा ले, आज तेरा जन्मदिन है, ऐसे रो मत, हम तब तक तेरा गुल्लक ढूंढते हैं। उमा और दीपक दोनों पूनम को शांत करवाते हैं और पूनम नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद पूनम नहा के आती है तो दीपक और उमा दोनों पूनम को एक गिफ्ट देते हैं। पूनम उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें साड़ी होती है। तभी उमा बोलती है, बहू तुझे यही साड़ी चाहिए थी ना? तू इसी साड़ी के लिए इतनी मेहनत कर रही थी ना? हाँ माँ जी, ये वही साड़ी है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन आप लोग कैसे लाए और आपको कैसे पता चला कि मुझे यही वाली महंगी साड़ी चाहिए थी? उस दिन हम बाजार गए थे ना, तो तुमने ही तो दिखाई थी मुझे वो साड़ी। और रही बात इस साड़ी को घर लाने की, तो इसका पूरा श्रेय तुम्हें ही जाता है, हमने तो बस कुछ पैसे मिलाए हैं। हाँ, और ये साड़ी तेरे ही पैसे की है। तुझे पता था कि हम ऐसी साड़ी तुझे नहीं दिला सकते कभी, लेकिन तू हिम्मत करती रही और हार नहीं मानी। जिस महंगी साड़ी के लिए पूनम इतनी मेहनत कर रही होती है, आखिरकार वो साड़ी पूनम को मिल ही जाती है, जिसे पहनकर अब पूनम मोहल्ले में हर किसी को दिखाती भी है।